स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल पर। मैं अंबुज श्रीवास्तव। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास के टाइप्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था क्लास के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्लास शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक प्रेडिकेट होता है और वह सब्जेक्ट और वह प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसे ही एक क्लास कहते हैं। आगे हम लोग आरंभ करते हैं। क्लास के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार की बात करें तो क्लास की प्रकार 3 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। तो क्लास के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरंभ करेंगे प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्लास कहेंगे किसे। There are 3 types of classes. क्लास 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास की बात करें तो प्रिंसिपल क्लास में अगर हम प्रिंसिपल को हटा देते हैं तो क्लास तो आपको बताया ही जा चुका है। हमें बताना है वह कौन सा क्लास है जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। तो क्लास आपको पता है, क्लास बताया जा चुका है। क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। वह कौन सा उपवाक्य है जिसको हम प्रिंसिपल क्लास का नाम दे देंगे। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मुख्य, अर्थात मुख्य उपवाक्य किसे कहेंगे। तो इसके हिंदी के मीनिंग से स्पष्ट है कि मुख्य उपवाक्य, मुख्य मतलब वह उपवाक्य जो मुख्य होगा। यानी क्लास बोले तो क्लास 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। लेकिन इन 3 क्लास में मुख्य क्लास किसे कह देंगे, मुख्य उपवाक्य किसे कह देंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट एक फैमिली है, उस फैमिली में कुल 4 मेंबर्स है, 4 सदस्य है। तो एक परिवार में 4 सदस्य है, तो चारों सदस्य फैमिली के मुख्य सदस्य तो होंगे नहीं। उस फैमिली में कोई एक ही ऐसा सदस्य होगा जो उस फैमिली का मुख्य सदस्य होगा, जो उस परिवार का मेन मेंबर होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा। और हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, हेड ऑफ द फैमिली होने के लिए कुछ सामाजिक कंडीशन होते हैं, कुछ नियम रूल रेगुलेशंस होते हैं। जैसे जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वह किसी अन्य सदस्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि फैमिली के अदर मेंबर उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। वह किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा और किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब वह सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वह सेल्फ डिपेंडेंट होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रिंसिपल क्लास सेल्फ डिपेंडेंट क्लास होता है, वह किसी अन्य क्लास पर डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन किस चीज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है? अपने मीनिंग के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपने अर्थ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है। अर्थात मतलब साफ है कि प्रिंसिपल क्लास वह क्लास कहलाएगा जिसका अर्थ अपने आप में पूरा होगा। भाई, जिसका अर्थ अपने आप में पूरा होगा तभी वह सेल्फ डिपेंडेंट होगा, मतलब अपने मीनिंग के लिए किसी अन्य क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया कि प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है, जिसका अर्थ अपने आप में पूरा होता है। उस क्लास को हम कह देंगे कि वह क्लास है प्रिंसिपल क्लास। आइए हम इस बात को
अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, आप हिंदी में समझते चलिए और उस बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते चलिए, डेफिनेशन के रूप में मिलता जाएगा। तो इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं कि वह क्लाज जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है उस क्लाज को ही प्रिंसिपल क्लाज कह देते हैं। इस बात को ट्रांसलेट कर लीजिए। द क्लास that has complete sense in itself is called प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास का डेफिनेशन हमें यहां से प्राप्त हो गया, द क्लास दैट हैज कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लास। वह क्लास जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है उस क्लास को हम कह देते हैं कि वही है प्रिंसिपल क्लास। आइए इस बात को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, unless we check terrorism India cannot progress। Unless we check terrorism, India cannot progress। यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे तो भारतवर्ष विकास नहीं कर सकता है। बात की जाए प्रिंसिपल क्लास की, प्रिंसिपल क्लास कहेंगे किसे? तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस में चेक कीजिए कि क्लास कितने हैं। तो बात की जाए क्लास की, एक क्लास है वी चेक टेररिज्म, क्योंकि इसमें वी सब्जेक्ट हो गया, चेक टेररिज्म प्रेडिकेट हो गया और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट हो गया। यह एक क्लास कहलाएगा। जैसा कि आपको क्लास पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि शब्दों का एक समूह होता है क्लास, जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट, खुद का एक प्रेडिकेट होता है और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसे ही एक क्लास कहते हैं। यह शब्दों का समूह है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया, इसलिए यह एक क्लास कहलाएगा। नेक्स्ट है इंडिया कैनॉट प्रोग्रेस। इसमें इंडिया सब्जेक्ट हो गया, कैनॉट प्रोग्रेस प्रेडिकेट हो गया और यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के पूरे सेंटेंस का एक पार्ट बन गया, एक भाग बन गया। इसे हम कह देंगे कि यह एक क्लास है, अर्थात इस सेंटेंस में दो क्लाजेस हैं। आइए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू कम टू मी I shall help you। If you come to me, I shall help you। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह एक सेंटेंस कहलाएगा। इसमें क्लास की बात की जाए तो इसमें दो क्लाजेज है। यू कम टू मी एक क्लास हो गया, आई शैल हेल्प यू यह भी एक क्लास हो गया। इस सेंटेंस में भी दो क्लास है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आल्दो। पहले हम क्लास को देख लेते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल क्लास को पहचान करते हैं। आल्दो द बॉय वर्कड हार्ड
he failed in the exam. Although the boy worked hard, he failed in the exam. यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। इस वाक्य में भी देखा जाए दो क्लाजेज है, एक है द बॉय वर्कड हार्ड और दूसरा है ही फेल्ड इन द एग्जाम। इस वाक्य में भी दो क्लाजेज है। अभी एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लास किसे कहेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है when I go to Agra, when I go to Agra, I shall visit the Taj Mahal. When I go to Agra, I shall visit the Taj Mahal. जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। इस वाक्य में भी देखिए तो दो क्लाजेज है, एक है आई गो टू आगरा और दूसरा क्लाज है आई शेल विजिट द ताजमहल। अर्थात स्पष्ट है कि ये चार सेंटेंस लिखे गए हैं, इन चारों सेंटेंसेज में दो दो क्लाज आए हुए हैं। हमें समझना है कि प्रिंसिपल क्लाज किसे कहेंगे। तो अब हम आगे प्रिंसिपल क्लाज की बात को समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति आकर के हमसे कहता है कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे। सपोज दैट कोई व्यक्ति आकर के केवल इतना ही हमसे कहे कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे। बार बार हमसे कहता है कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, क्या इसका मीनिंग पूरा है अपने आप में? जी नहीं, इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। हमें जवाब सवाल नहीं करना है कि हम क्यों नहीं आतंकवाद को रोकेंगे, कैसे नहीं रोकेंगे, कब नहीं रोकेंगे। इस टाइप का किसी भी प्रकार का इफ बट नहीं लगाना है। हमें बात को सुनकर के डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे, केवल इतना कहा जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है, मतलब यह प्रिंसिपल क्लास नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहता है कि इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस, भारतवर्ष विकास नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कहे कि भारतवर्ष विकास नहीं कर सकता है, तो हमें जवाब सवाल नहीं करना है कि क्यों नहीं विकास कर सकता है, कैसे नहीं विकास कर सकता है, कब नहीं विकास कर सकता है। हमें बात को सुनकर के डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है या अधूरा है। तो इस क्लास का मीनिंग अपने आप में है पूरा, और जिस क्लास का मीनिंग अपने आप में पूरा है उस क्लास को ही हम कह देते हैं कि वह है प्रिंसिपल क्लास। अर्थात स्पष्ट हो गया कि इस क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। यह क्लास प्रिंसिपल क्लास हो गया, लेकिन यह क्लास प्रिंसिपल क्लास नहीं होगा क्योंकि इस क्लास का मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब ये बात की बात है, हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन इस बात से सभी लोग आप सहमत हैं कि इस क्लास का अर्थ है पूरा, और जिस क्लास का अर्थ होगा पूरा उस क्लास को कह देंगे कि वही है प्रिंसिपल क्लास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इफ यू कम टू मी, एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं कि ठीक है इस क्लास का मीनिंग पूरा, इसे प्रिंसिपल क्लास हम कहेंगे। सपोज दैट अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, क्या इतना कहीं अलग से लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अनलेस आया है तो निश्चित रूप से किसी न किसी क्लाज को जोड़ने के लिए ही आया है। अर्थात अनलेस वी चेक टेररिज्म केवल इतना कहीं
अकेले नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस आप इसको उठाइए और यहाँ अलग लिख लीजिए, तब भी उसका मीनिंग पूरा होगा और इसको आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी लिख सकते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि मीनिंग पूरा है तभी तो उसको स्पेयर करके आप अलग से लिख सकते हैं, लेकिन आप इस बात को अलग से नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग पूरा है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लॉज है, यह कहीं भी आप इंडिपेंडेंट रूप से लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे। कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार कहे कि यदि तुम मेरे पास आओगे, बार बार कोई कहता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे, तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, हमें जवाब सवाल नहीं करना है कि क्यों सहायता करोगे, कैसे सहायता करोगे, कब सहायता करोगे, हमें बात को सुन करके डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग अपने आप में पूरा है या अधूरा है। तो इस क्लॉज का मीनिंग है पूरा, और जिस क्लॉज का मीनिंग होता है पूरा उसे कह देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी यह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। आपको एक छोटी सी बात मैं और याद दिला देता हूं कि यह आप गलत कॉन्सेप्ट नहीं बना लीजिएगा कि जो क्लॉज बाद में होता है उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप चाहें तो इस क्लॉज को उठाइए और पहले रख लीजिए, इस क्लॉज को उठाइए बाद में कर लीजिए, यानी आप चाहें तो लिख सकते हैं इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस वी चेक टेररिज्म। न तो इसके मीनिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा, न तो इसके कंस्ट्रक्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, न तो इसके किसी भी प्रकार से रचना संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतर केवल इतना ही होगा कि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा लगाना होता है, लेकिन कंजंक्शन इन बिटवीन आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो कॉमा का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। अर्थात केवल अंतर इतना ही होगा कि कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कंजंक्शन बीच में आ जाएगा, और नियम होता है कि कॉमा और कंजंक्शन दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस क्लॉज को उठाइए, पहले कर लीजिए, तब भी इसी क्लॉज को आप कहेंगे कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि उस क्लॉज का मीनिंग पूरा है, चाहे पहले लिखा जाए चाहे बाद में लिखा जाए, इससे इसके रचना संरचना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सेंटेंस को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी। इसके रचना संरचना मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंतर केवल इतना ही रहेगा कि कंजंक्शन बीच में आ जाएगा तो कॉमा का प्रयोग हमें नहीं करना होगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट बना लेना कि जो क्लॉज बाद में आता है उसे ही प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं, बिल्कुल यह सही नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऑल्दो द बॉय वर्कड हार्ड। यदि कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, कोई व्यक्ति बार बार हमसे कहे कि यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, कोई बार बार हमसे कहता है, तो इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति हमसे कहे कि ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में असफल हो गया, तो हमें जवाब सवाल नहीं करना है कि वह परीक्षा में क्यों असफल हो गया, कैसे असफल हो गया, कब असफल हो गया, हमें जवाब सवाल नहीं करना है। हमें बात को सुन करके डिसाइड करना है कि इस क्लॉज का मीनिंग पूरा है या अधूरा है। तो इस क्लॉज का मीनिंग है पूरा, और जिस क्लॉज का मीनिंग होता है पूरा, उस क्लॉज को हम कह देते हैं कि वह है प्रिंसिपल क्लॉज। यह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। इस क्लॉज को हम कहेंगे कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा। बार बार कोई व्यक्ति कहे कि जब मैं आगरा जाऊंगा, तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई शैल विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल देखूंगा, तो इसका अर्थ है पूरा, और जिस क्लॉज का मीनिंग होता है पूरा, उस क्लॉज को हम कह देते हैं कि वह है प्रिंसिपल क्लॉज। इस क्लॉज को हम कहेंगे कि यह है
प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप यह गलत कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बनाएंगे कि जो क्लॉज बाद में आता है उसे ही प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं। सही नहीं है, गलत है। आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं। अब ये बाद की बात है कि आल्दो कंजंक्शन यह ऐसा होता है जो कभी दो क्लॉजेस के इन बिटवीन नहीं आता, बीच में नहीं आता। आल्दो से वाक्य हमेशा स्टार्ट होता है, आल्दो दो क्लॉजेस के इन बिटवीन नहीं आता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये कंजंक्शन का विषय वस्तु है। कंजंक्शन के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि यदि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है, ये नियम के रूप में याद रखिए कि यदि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कंजंक्शन दो क्लॉजेस के इन बिटवीन आ जाए, बीच में आ जाए, तो हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप संगम एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाइए और संगम अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, बताइए। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या होती है तो आप यह नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या को। यह नंबर है 9335135561। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अतिशीघ्र आपके प्रश्न का आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो बात हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल क्लॉज की। प्रिंसिपल क्लॉज आपको समझ में आ गया। बाकी मैंने एक दूसरे भी तरीके से बता दिया इस बात को कि आप इसको कहीं भी अलग से अकेले लिख सकते हैं, लेकिन इस क्लॉज को आप कहीं अलग से अकेले नहीं लिख सकते। इसलिए आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कह सकते क्योंकि यह डिपेंड है किसी अन्य क्लॉज पर, यह इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यह क्लॉज इंडिपेंडेंट है, यह स्वतंत्र है, यह कहीं भी लिखा जा सकता है और तब भी इसका मीनिंग पूरा होगा। और मीनिंग पूरा है तभी इसको अलग से लिखा जा सकता है, इसको स्पेयर किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की बात आपको समझ में आ गई। एक दो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बता दूं, आप इस बात को याद रखेंगे। एक बात तो अभी अभी मैंने बताया था कि यदि कोई वाक्य कंजंक्शन से आरंभ होता है तो अगले क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कंजंक्शन दो क्लॉजेस के इन बिटवीन आ जाए तो हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि कंजंक्शन और कॉमा दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है अनलेस। अनलेस को हम कहेंगे कि यह है कंजंक्शन। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है इफ। इफ को हम कहेंगे कि यह है कंजंक्शन। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है आल्दो। आल्दो को हम कहेंगे कि यह है कंजंक्शन। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है व्हेन। व्हेन को हम कहेंगे कि यह है कंजंक्शन। अर्थात स्पष्ट हो गया कि ये चार सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इन सभी सेंटेंसेस में दो दो क्लॉज है और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में पहले वाक्य में अनलेस, दूसरे वाक्य में इफ, तीसरे वाक्य में आल्दो, चौथे वाक्य में व्हेन का प्रयोग किया गया है। और अगली बात यह याद रखेंगे कि कंजंक्शन हमेशा अपने आगे आने वाले क्लॉज को ही जोड़ता है। मतलब कि अनलेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, वी चेक टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा कंजंक्शन अपने आगे आने वाले क्लॉज को ही जोड़ता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप इस सेंटेंस को लिख देते हैं इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस वी चेक टेररिज्म, मतलब अनलेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, वी चेक टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कंजंक्शन अपने आगे आने वाले क्लॉज को अटैच करता है, जोड़ता है। तो यह बात भी आप याद रखेंगे। आगे मैं एक और भी बात आपको याद दिला दूं कि सपोज दैट इतना बताने के बाद प्रिंसिपल क्लॉज को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको हो रही है, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो इस बात को एक टेक्निकल तरीके से याद रखिए, जबकि ऑथेंटिक तरीका आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पे है। आप इस पे स्क्रीन से आप ये समझ सकते हैं कि यही
हर एक बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, हर एक किताब समझाएगी, तो यही प्रॉपर तरीका है। लेकिन एक और भी टेक्निकल तरीके से याद रखिएगा, सीधे सीधे यह कॉन्सेप्ट बनाए रहिए कि जो क्लास विदाउट कंजंक्शन होती है, मतलब जिस क्लास में कोई भी कंजंक्शन नहीं जुड़ा होता है, उस क्लास को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। ये तो सही है कि जिस क्लास का मीनिंग अपने आप में पूरा होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, लेकिन यह बात भी याद रखिए कि वह क्लास जिसमें कंजंक्शन कोई नहीं जुड़ा होता है उसे ही प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। आप अगर इसको लिख लेते हैं, आई शैल विजिट द ताजमहल व्हेन आई गो टू आगरा, इसके न तो मीनिंग पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, न तो इसके कोई रचना संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यह प्रिंसिपल क्लास है। और दूसरे तरीके से इसको पहले भी लिख लेंगे तब भी इस क्लास में कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। व्हेन इसी क्लास को जोड़ने के लिए आया है, अर्थात इस क्लास में कोई भी कंजंक्शन नहीं जुड़ा है, इस क्लास को हम कह देंगे कि यह है प्रिंसिपल क्लास। तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के बारे में। प्रिंसिपल क्लास के बाद दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेट क्लास। देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे सबऑर्डिनेट क्लास को डिफाइन करेंगे। तो इन्हीं एग्जाम्पल से सबऑर्डिनेट क्लास भी स्पष्ट हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लास को समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। अगर सबऑर्डिनेट क्लास में से हम सबऑर्डिनेट को हटा देते हैं तो क्लास तो पता ही है आपको, क्लास आपको पता है कि क्लास किसे कहते हैं। अब हमें पता यह करना है कि वह कौन सा उपवाक्य है, वह कौन सा क्लास है जिसको हम नाम दे देंगे सबऑर्डिनेट का। तो सबऑर्डिनेट को हिंदी में कहा जाता है आश्रित, अर्थात वह कौन सा क्लास है जिसे हम आश्रित उपवाक्य कह देंगे। अर्थात आपको अभी अभी मैंने बताया था क्लास, प्रिंसिपल क्लास को समझने के लिए कि जैसे एक फैमिली में 4 सदस्य है तो 4 सदस्य में से केवल एक ही सदस्य ऐसा होगा जो कि हेड ऑफ द फैमिली होगा। अर्थात वह जो हेड ऑफ द फैमिली होगा फैमिली के किसी अदर मेंबर पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि फैमिली के अदर मेंबर्स हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक उसी प्रकार से आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो किसी अन्य क्लास के ऊपर आश्रित होता है, जो किसी अन्य क्लास के ऊपर आश्रित होता है। मतलब यह है कि भाई आश्रित होगा तभी जब इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होगा, अपने अर्थ के लिए ही आश्रित होगा। तो आश्रित यह तभी होगा जब इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होगा। और आश्रित उसी के ऊपर हुआ जा सकता है जो किसी अन्य के ऊपर आश्रित ना हो। और आपको मैं बता चुका हूं, अभी अभी मैंने बताया है कि प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जो किसी अन्य क्लास के ऊपर आश्रित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यह सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होगा जिसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होगा और अपने अर्थ के पूरा होने के लिए यह डिपेंडेंट होगा, यह निर्भर होगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लास के ऊपर। क्योंकि प्रिंसिपल क्लास अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर निर्भर नहीं होता, वह सेल्फ डिपेंडेंट क्लास होता है, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो
यहाँ से हमें प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन मिल गया कि वह क्लॉज जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता है और अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, तो हम उस क्लॉज को आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। इस बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, डेफिनेशन के रूप में हमें मिल जाएगा यहां से, द क्लॉज that has not complete sense, that has not complete sense and is dependent for its meaning on its principal clause is called subordinate clause. Is called subordinate clause. यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन आपको मिल गया, द क्लॉज दैट हैज नॉट complete sense and is dependent for its meaning on its principal clause is called subordinate clause. वह क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है और अपने मीनिंग के लिए अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अनलेस वी चेक टेररिज्म, यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे, कोई व्यक्ति हमसे बार बार यह कहे कि यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे, तो इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ करके इस क्लॉज का अर्थ निकालिए कि यदि हम आतंकवाद को नहीं रोकेंगे तो भारतवर्ष विकास नहीं कर सकता है। अब इस क्लॉज का मीनिंग हो गया पूरा, अर्थात यह क्लॉज अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यह क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई कहता है कि इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, कोई व्यक्ति हमें बार बार कहे कि यदि तुम मेरे पास आओगे, तो केवल इतना कहा जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो इसका अर्थ है पूरा, जिसके कारण यह प्रिंसिपल क्लॉज बन गया है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल क्लॉज को इस क्लॉज के साथ अटैच करके मीनिंग निकालिए कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अब इस क्लॉज का अर्थ हो गया पूरा, मतलब स्पष्ट हो गया कि यह क्लॉज अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज या यह क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑल्दो द बॉय वर्कड हार्ड, यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया। कोई बार बार आपसे कहता है कि यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, केवल इतना कहा जाए तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ करके इसका अर्थ निकालिए कि यद्यपि कि लड़के ने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। अब इस क्लॉज का मीनिंग हो गया पूरा, अर्थात यह क्लॉज अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यह क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं,
कि आप यह गलत कॉन्सेप्ट नहीं बना लेंगे कि जो क्लास पहले आता है वही क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। जी नहीं, आप चाहे इनको उठाइए बाद में लिख लीजिए, बाद में लिख लेंगे तब भी इसका मीनिंग सेम होगा। अंतर केवल इतना ही रहेगा कि कंजंक्शन बीच में आ जाएगा, इसलिए कॉमा का प्रयोग हमें नहीं करना होगा, लेकिन तब भी यह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास ही कहलाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है व्हेन आई गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा। बार बार कोई व्यक्ति कहता है कि जब मैं आगरा जाऊंगा, तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास को जोड़ करके इसका मीनिंग निकालिए कि जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। इसका मतलब है कि अब इस क्लास का मीनिंग हो गया पूरा, अर्थात अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए अपने प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंडेंट है। इसे हम डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। यह क्लास डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सबऑर्डिनेट क्लास भी पहचान करने आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी दिक्कत परेशानी समस्या हो भी कैसे सकती है मेरे रहते हुए। भाई मेरे रहते हुए आपको क्लास प्रिंसिपल क्लास किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कीजिए और हमको बताइए। मेरे रहते हुए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, नहीं होने देंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लास आपको बता दिया गया। आपको मैं एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, उस बात को आप टेक्निकल तरीके से ऐसे याद रखिएगा कि सपोज दैट इतना बताने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट क्लास को पहचान करने में अगर आपको समस्या होती है तो यह नहीं सोच लीजिए कि मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जो क्लास कंजंक्शन से जुड़ा होगा वह क्लास कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। जी नहीं, वह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा या उसको कैसे हम याद रखेंगे, इस बात को ऐसे जान लीजिए कि वह क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है वह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यह डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आपके स्क्रीन बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। यह डेफिनेशन नहीं है, आप इसको एक जबरदस्ती वाले तरीके से आप याद कर सकते हैं कि वह क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उस क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। प्रश्न बनता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे हम जान पाएंगे। तो जैसे यह सबऑर्डिनेट क्लास है मतलब यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यह भी सबऑर्डिनेट क्लास है मतलब यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यह भी सबऑर्डिनेट क्लास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा, यह भी सबऑर्डिनेट क्लास है यानी यह कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। आपने याद कर लिया कि अनलेस इफ ऑल्दो और व्हेन को हम कहेंगे कि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, इन कंजंक्शन से कोई क्लास जुड़ जाएगा तो उस क्लास को हम कह देंगे कि वह सबऑर्डिनेट क्लास है। बिल्कुल सही है, लेकिन यह कोई अनिवार्यता कोई बाध्यता नहीं है कि अनलेस इफ ऑल्दो और व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है तो हर जगह आएंगे तो कंजंक्शन के रूप में ही आएंगे, ऐसी कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं है। हो सकता है कहीं पर एडवर्ब के रूप में आ जाए, हो सकता है कहीं पर प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए, हो सकता है कहीं पर नाउन के रूप में आ जाए। यह तो डिपेंड करेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यह मैं नहीं आपसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी यह शब्द दिख जाए तो यह कंजंक्शन ही होंगे। जी नहीं, अगर ये कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और इनसे कोई क्लाज जुड़ा है तो निश्चित रूप से वह क्लाज सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 ही नहीं होते, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और भी होते हैं। और क्या क्या होते हैं आइए उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे दैट होता है, बिकॉज होता है, इफ होता है, वेदर होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, जैसे अनलेस होता है, अनटिल होता है, टिल होता है, जैसे 10 होता है, जैसे
एज होता है, जैसे सो दैट होता है, जैसे when, what, who, whom, whose, which, how much, how many, so on, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो बेहतर है कि इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं फिर। दैट होता है, बिकॉज होता है, इफ होता है, वेदर होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, दो होता है, आल्दो होता है, टिल होता है, अनटिल होता है, अनलेस होता है, दस होता है, एज होता है, लेस्ट होता है, 10 हो चुका है, सो दैट होता है, what, when, where, why, how, who, whom, whose, which, how many, how much, so on। ये सभी ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में जानते हैं, और जो क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे सामान्यतः उन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। इनको आप याद कर लीजिए, यह काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।